Now, reactivity series. Reactivity series, that is page number 44. More active metal displaces less active metal from its salt solution. तो जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो लेस एक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस, ऐसा होता है। मान लीजिए कॉपर और सिल्वर की बात कर ली जाए, तो कॉपर के केस में कॉपर ज़्यादा एक्टिव है और AgNO3 का सलूशन था, तो इसने इससे बोला कि हाउ यू कैन बिकम ए डोनर व्हेन आई एम बीइंग मोर रिएक्टिव इज हियर। तो वो कह रहा है जब मैं यहाँ पर इतना रिएक्टिव हूँ और यहाँ पर हूँ, तो आप अपना इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहे हो? यू आर पॉजिटिव, यू आर showing that you are a donor. You cannot donate, you just take my electrons and go away, that is get deposited somewhere. तो ये कहता है हम डोनर हैं, हम ज़्यादा एक्टिव हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? मोर एक्टिव का मतलब क्या समझते हो, बताओ? मोर रिएक्टिव का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है? मोर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, उसे मोर रिएक्टिव कहते हैं। तो बताओ किसकी अच्छी टेंडेंसी है, कॉपर की कि सिल्वर की? कॉपर की। कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो ये कहेगा मैं अपना सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन बनाऊंगा और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो सिल्वर को ये निकाल देता है और खुद अपना सॉल्यूशन बना देता है। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाई कॉपर। इस चीज़ को क्या कहते हैं कि किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाई कॉपर। होता क्या है कि आप कुछ ना करो, आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट में कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक AgNO3 ले लो, यहाँ कुछ सेल नहीं लगाने पड़ते हैं। एक AgNO3 ले लो और एक ऐसे कॉपर की कुछ कॉइल ले लो, इमर्सन रॉड जो कॉपर की बनी हुई हो, या कुछ भी वायर हो, वायर मोड़ के डाल दो मोटा सा ये। तो अब ये कॉपर क्या करेगा? कॉपर सॉल्यूशन में उतरता जाएगा Cu2+ और अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या इस रॉड पे छोड़ता चला जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये किसका सॉल्यूशन है? क्या Ag+ और NO3- का है? तो और ये इलेक्ट्रॉन किस पर बैठे हैं बताओ? देखो इलेक्ट्रॉन किस पर बैठे हुए हैं? कॉपर की रॉड पर है। तो वो कहेगा मैं तो उतर आया हूँ, और 2 सिल्वर से कहेगा कि जाओ वहाँ इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ दिए हैं तुम्हारे लिए, जाओ उस पर जमा हो जाओ, अब तुमको यहाँ वापस नहीं आना है सोल्यूशन में। मैं अच्छा डोनर हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ, तुमको डोनेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए और 2 कॉपर से क्या कह दिया, 2 सिल्वर से क्या कह दिया कि तुम जाओ और उसमें डिपॉजिट हो जाओ। तो ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगा और ये इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और कॉपर उतर आया ना। तो धीरे धीरे ये सोल्यूशन अब किसका बन जाएगा बताओ? अब ये जो है कॉपर का बन जाएगा, और साथ में यहाँ और किसके ये रहेंगे? हर कॉपर पे 2। ये कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन होता है ना। NO3- क्या होता है बताओ? नाइट्राइट किसे कहते हैं? देखो जिसमें O अगर कम हो तो उसको कहते हैं नाइट्राइट, और जिसमें O ज़्यादा हो उसको क्या कहते हैं? नाइट्रेट। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि आप लोग ये चीज़ जानते हो ना कि अगर O ज़्यादा हो तो उसको सल्फेट कहते हो कि नहीं? और अगर O कम हो तो क्या उसे सल्फाइट नहीं कहते? बोलो। SO3 2-, उसे क्या कहते हो?
सल्फाइड, आप इससे समझ लो ना कि अगर कभी PO4 माइनस है तो क्या उसे आप फॉस्फेट नहीं कहते? और PO3 माइनस है तो फॉस्फाइड नहीं कहते? तो इसी से आप समझ लीजिए। और अगर इसके अलावा सिर्फ P आ जाए तो फॉस्फाइड नहीं कहते, आइड भी लगता है। फॉस्फाइड, कोई चीज खाली अकेला आ जाए तब क्या कहते हो? तब सल्फाइड, तब आइड लगाना। जैसे Cl माइनस खाली आ गया तो क्या कहते हो? क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, ऐसे हो गया ये चीज। ऐसे N3 माइनस को क्या कहोगे? नाइट्राइड। आइड तब लगाना जब अकेले हो। तो मैंने ये बात बता दी कि यहाँ रिएक्टिविटी, कौन रिएक्टिव है? Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। तो इस सोल्यूशन का कलर किससे किस में बदल जाएगा बताओ? बोलो। ये ठीक बता रहे हैं, क्योंकि पहले कलरलेस है। सिल्वर नाइट्रेट कैसा होता है? बिल्कुल कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट। और ये अब कॉपर Cu2+ वाला सोल्यूशन कैसा होगा? तो ब्लू होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने लेस रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। नाउ अब देखो, displacement of silver by copper nitrate। अब जरा देखिए कि इस तरीके से हमने यहाँ पर ये ले लिया है। तो इस अब इसमें देखो, यहाँ पर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है। We used copper a lot. You might not have seen it because it was usually inside of a wire. सिल्वर नाइट्रेट का ये पीछे है, ये है बॉक्स, इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिखा है। तो सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया और पीछे एक कॉइल है, कॉइल इसमें डालने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी हाउ इट रिएक्ट्स। एक मिनट, देखो किसके में आवाज आ रही है, किसी के में नो। एक मिनट, ओके। सर अभी जब स्कूल खुल जाएंगे तो सर आप कोचिंग का कैसे करोगे? संडे संडे को टेस्ट के लिए बुलाओगे या पूरे 7 दिन? एक मिनट, displacement of silver from copper nitrate। displacement of silver from silver nitrate solution। चलिए इस चीज़ को दूसरे में देखें क्योंकि ये चल नहीं रहा है। तो लेट अस सी इन सम अदर। I have some copper wire that doesn't have any rubber or plastic insulation on the outside.
ये देखो। इसमें ये दिखाया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट का पहले सोल्यूशन बना दिया, धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा, और कलरलेस होने के बाद ये इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, ये कॉपर की कॉइल है तो कॉपर की कॉइल ले ली, और शुरू में देखो इसको, अब इसमें सोल्यूशन डाल दिया, ये इन्होंने सही तरीके से फिल्टर नहीं किया, ये नहीं तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। चलो फिर भी हम बाद में देख लेंगे, अभी ये ब्लू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर वायर डाला और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, थोड़ा गंदा लिया है, हाउ एवर नो मैटर। आप देख रहे हो सिल्वर डिपॉजिट होता जा रहा है, और अल्टीमेटली सोल्यूशन कैसा हो गया है बताइए, ब्लू हो गया। तो धीरे धीरे अगर हम देखते जाएं, अब और भी ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, क्या सिल्वर हो गया टोटल डिपॉजिट, ये तो ये सिल्वर पूरा डिपॉजिट हो गया, सोल्यूशन बिल्कुल ब्लू हो गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि, और आगे देखें क्या कुछ और होने वाला है। सिल्वर उसमें से हट गया और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन गया। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट जो सोल्यूशन है वो चेंज हो गया, ठीक है। नाउ अब देखिए कि ऐसे ही हम और भी कुछ देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा था, इसे आप देख लो। Intelligent frame recommendation and find your perfect pair. Download the app now. Lenskart.com. This demonstration involves one chemical that we have seen before and one that we haven't. The one that we have seen before is copper. Back in Unit 1 when we learned about electricity and magnetism. तो मैं इसमें डाल देता हूँ, ये सिल्वर नाइट्रेट दिखाया इन्होंने कि सिल्वर नाइट्रेट लिखा है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, ये सही है बिल्कुल केमिकली अच्छा है। और अब इसमें डाल दो, धीरे धीरे इसमें देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, थोड़ा सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर से ही तो बनेगा ना सिल्वर नाइट्रेट, और किससे बनेगा, सिल्वर डिपॉजिट हो गया। और देखो अब देखो ये एक कॉपर के कॉइन को ये कैसे सिल्वर का बनाते हैं, देखो। तो जब थोड़ी देर रखेंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा कि सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर भी इसमें सोल्यूशन का कलर नहीं चेंज हो रहा, तो वो बेटर था पिछला वाला। पानी जरूर उसका गंदा था लेकिन इसमें कलर नहीं चेंज हुआ ना, उसमें तो कलर भी चेंज हो गया था, वो ज़्यादा अच्छा था। ये देखो इन्होंने कॉइन को भी ऐसे कर लिया है, कॉइन में भी सिल्वर चढ़ा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कभी भी ऐसे ही हम एक और काम कर सकते हैं। अगर आप क्या सोचते हो कि आयरन में डालें, यहाँ तो हमने देख लिया कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर को उसने हटा दिया, सिल्वर डिस्प्लेस होता जा रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं, सिल्वर हट रहा है कि नहीं, और कॉपर सोल्यूशन में उतरता चला जा रहा है। नाउ वी विल सी कि इन केस अगर आप आयरन की नेल को डालो, जैसे बुक में बना हुआ है, बुक में एक फिगर बना हुआ है, तो वो फिगर में क्या बना है कि यानी अगर नाउ पुट आयरन नेल इन,
हाँ, जैसे आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में, इफ़ वी पुट आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तो क्या हो? जैसे ये कर दिया तो आयरन नेल को आप डाल दीजिए, ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ये आयरन नेल डाल दें। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है? CuSO4। तो क्या चीज़ होने वाली है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? FeSO4 बन जाएगा, और FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। तो सोल्यूशन का कलर किससे किस में चेंज हो जाएगा? सही है, ब्लू से ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नाउ यहाँ पर आप देखें तो देयर हैज, सो इट इज कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट solution. Now displacement of copper by iron nail. So we will see कि अगर हम इसमें समझ के पढ़ते हैं तो इनका दिल लग जाता है। बायजूस डाउनलोड नाउ। पुराने जमाने के टीचिंग तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं? ना ये देखिए, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट है, लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। अब इसमें आयरन का कोई आर्टिकल डाल दो, आयरन नेल डाल दो या कुछ भी। तो ये आयरन नेल है, इसमें डाल दिया, ठीक है ना, बड़ा सा बोल्ट डाल दिया आयरन का। आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में इसके ऊपर एक कॉपर की लेयर हो जाएगी और सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो गया। और इसके ऊपर कॉपर दिख रहा है, कॉपर कॉपर सा आ गया है, देख लो, सोल्यूशन आफ्टर रिएक्शन, ये कॉपर है। तो अगर ये निकाल कर दिखाए तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर दिखे कि ये बिल्कुल ब्राउन कलर का है। सो वो हम दिखा देंगे। देखो कॉपर इसमें आ गया। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अब इन तीनों में ये वाला ऐसा बन गया तो इसने सोल्यूशन का कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव था, बताओ। सो कॉपर इज, यानी कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, किसमें से डिस्प्लेस हो गया? कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप अगर कहीं से डिस्प्लेस हो के तो अपने घर से ही तो डिस्प्लेस होते हो, सल्फेट। और किसने इसे किया? क्या मकान मालिक ने? बाई आयरन। और कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। समझ में आ गई बात? तो इसका कलर इस तरीके से चेंज हो गया ना। तो यहाँ अगर आप देखें, आयरन है और ये कॉपर है और सिल्वर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ? कॉपर ने सिल्वर को किया और आयरन ने कॉपर को किया। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर कम है, कहीं आवाज़ का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ठीक आ रही? सो एक मिनट फिर से रिकनेक्ट करें क्या? नो सर, सही है। सही है ना? आपकी तो ठीक आ रही है आवाज़, आप लोगों की तो ठीक है। हाँ तो हाँ अभी ठीक है। ये बात समझ में आई? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर ने सिल्वर को, तो एक सीरीज बन गई। लेकिन आप क्या सोचते हो, जिंक क्या आयरन को भी कर देगा? तो अगर मैं जिंक को डालूं FeSO4 सोल्यूशन में तो क्या हो, जरा देखो। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या कलर आएगा? Zn प्लस FeSO4
दैट इज Zn green to colorless. SO4 और प्लस Fe, तो ये तो ग्रीन है, लाइट ग्रीन, और ये क्या बन गया, Colorless. कलरलेस। तो इससे पता चलता है इसका सेंटेंस क्या बनेगा कुणाल, क्या लिखे नीचे, Fe displaces bromide. Fe is displaced Iron sulfate हाँ solution. from Bromide iron solution. बाय जिंक। ठीक बात कही आपने, एग्जैक्ट वही कहा। अब देखो इसको लिख देंगे कि नाउ वी विल सी कि ये पहले वाला सॉल्यूशन एक बार देख लो, ये ग्रीन कलर का हो गया है, यानी वो जो कॉपर की नेल नहीं आई थी। तो अब जरा देखें कि ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन फ्रॉम जिंक, तो इसको देखें कि किस तरीके से, लोकेशन तो यही दिखा रहा है, दोस्त की शादी है, मस्ती से बजाना। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, Hi students, in today's experiment, we यहाँ will पर be कुछ looking और at चीज़ें दिखाई गई हैं, the कई statement चीज़ें हैं। reaction of metals. The chemicals that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution, as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. तो इससे क्या पता चल रहा है, कॉपर सल्फेट में अगर हमने जिंक डाल दिया, We observe that as the reaction proceeds, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, एक मिनट, अब सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, पहले कॉपर सल्फेट था, अब क्या है, अच्छा, और क्या डिस्प्लेस हुआ, कॉपर सल्फेट में से क्या डिस्प्लेस हुआ, कॉपर है, और कॉपर किस पे जमा हो गया, जिंक पे, और जिंक किस में उतर गया, जिंक सॉल्यूशन में उतर गया कि नहीं। वास्तव में इसे अगर आप तोड़ोगे तो इसमें कॉपर ही कॉपर मिलेगा, बहुत थोड़ा अंदर कहीं जिंक होगा तो होगा। तो ये देखो, अब देखो ये तो जिंक आपने देख लिया, अब हम और आगे देखें, जिंक और कॉपर का ये तो दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से, और है। अब ये देखो कॉपर है, कॉपर किस में डाला है, बता सकते हो किस में डाला है कॉपर, याद करो सबसे पहले जो बताया था, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ देखो बहुत किसने बताया है, कुणाल तो बहुत इंटेलिजेंट है। we observe that there is no नहीं, ये उसी में डाला है, in zinc sulfate. हाँ जिंक सल्फेट में, तभी ये कह रहा है कि नो रिएक्शन है। देखो ये लिख रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट नो रिएक्शन, यानी उसने जिंक सल्फेट में डाल दिया। समझ में आई बात कि नहीं। तो अगर कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं, जिंक कॉपर सल्फेट में डाला तो रिएक्शन है। तो इस तरीके से इस बेसिस पर इसने एक एक्टिविटी सीरीज बना दी कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ऑन दैट बेसिस। ठीक है, तो ये जो आपके में बनी है क्या, यही वाली, और यही इसने बनाई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं पोटेशियम से आपके में भी शुरू हुई है और वही इनके में भी तो शुरू हुई है, देख लो है कि नहीं। सो नाउ अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाए तो देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा, और ये सोल्यूशन का कलर जो ब्लू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस। लेकिन अगर कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला जाए तो कुछ भी नहीं होता। सो व्हाट डज इट मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज।
ये क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ मेटल, अ लिस्ट ऑफ मेटल arranged in such an order, arranged in order on basis, किस बेसिस पर, which metal displaces other metal from its salt, which metal displaces other metal from its salt is called, इसे क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, इसको एक्टिविटी सीरीज है। बोलो, रिएक्टिविटी और एक्टिविटी एक ही होता है क्या? नहीं एक तो नहीं होता, रिएक्टिविटी लिखो। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी है, जो नाम उन्होंने दिया रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी लिखो। एक्टिविटी हम लोग जो काम करते हैं रोज का काम वो है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो कि आगे की बात हम करते हैं। नाउ इट इज लाइक दिस, वैसे तो आपकी बुक में दिया है कि पोटेशियम से दिया है, बट जो मुझे याद है मैं वही लिखवा देता हूँ। लिखवा सर ना का, ये फुल सीरीज है तो मैंने फुल याद की है, क्योंकि हमें क्या बकवासी करनी है या फिर आपकी वाली? आप कोई भी याद कर लो, जो भी कर लो। मग अल मन जन, हमको तो एमएससी केमिस्ट्री पढ़ने तक कोई दूसरी नहीं याद करनी पड़ी। मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पी भ तू आई तो फे हगाग बरतो पट कल ऑफ, वरना 11 से ही बदल जाती है। 11 से तो ये करनी पड़ती है। मेरे पास यहाँ बुक नहीं तो दिखा देता। तो 11th में ये सीरीज है। अब देखो इसमें इसकी कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लिखिए कि द मेटल विच आर अपर डिस्प्लेसेस लोअर मेटल। इसके रूल्स क्या हैं रिएक्टिविटी सीरीज के? इन रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द मेटल विच इज अपर फ्रॉम एनी अदर मेटल, ठीक है, अपर डिस्प्लेसेस ऑल मेटल्स बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। जो उसके नीचे सबको डिस्प्लेस कर देगा। विल डिस्प्लेस ऑल मेटल्स। सर हाँ सर बुक में तो लिखा है द फॉलोइंग सीरीज नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। तो फिर एक्टिविटी लिख लो, क्योंकि हमने कहीं एक्टिविटी पढ़ा होगा तो मैंने एक्टिविटी लिखा। लेकिन फिर सीजन जब बताते हैं ना तो इनकी बात में वजन रहता है। तो एक्टिविटी और एक्टिविटी सेम ही होता है। फिर कोई सेम हो गया, फिर तो सेम ही हो गया। लिखाई है उसके ऊपर की लाइन में, ठीक है। कहीं हमने इसको एक्टिविटी सीरीज भी पढ़ा है, 12th में पढ़ा होगा मैंने। तो ये है विल डिस्प्लेस ऑल मेटल बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। समझ में आई बात कि नहीं? कि जो ऊपर वाला मेटल तो सर एफपी के ऊपर है ना? है, सर क्यू तो एफपी के ऊपर है ना? सी यू है ना। तो देखो कहाँ पे सी यू की पोजीशन ये है। तो एफ ई और सी यू, तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर इनकी रिएक्शन हो तो 2 तक की अगर बात हो तो वो कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि एफ ई है और सी यू एस ओ 4 2 है ना, तो 2 में ये 2+ है और ये 3+ है। 2 तक में अगर ये बात होती है तो एफ ई 2 तक पावरफुल है, 3 तक नहीं पावरफुल है। तो इसलिए इनमें रिएक्शन होगी। और अगर आयरन के बर्तन में नीला थोथा का विलयन डाल दिया जाए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो क्या होगा बताओ? क्या ये FeSO4 बना देगा और प्लस कॉपर? तो ये बात हमने कही है रिएक्शन विद। जरा इसको देख लें कि अगर
ये चीज़ होती है। एक मिनट। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। तो अभी तो ये हमने देखा था ना, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन नेल डाला था कि नहीं? ये तो हम लोगों ने वीडियो देखा ही था कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट में तो क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था। तो FeSO4 क्या होता है कि ये चीज़ है, is in describing the reaction between copper sulfate solution and iron, in this case in the तो form of ये देख लो, ये हैंग कर जाता है। ठीक है, iron being more reactive than copper. आवाज आ रही। The copper from the copper sulfate solution. हाँ, The brown coating on the nail. आयरन आ गया ना इस पे, आयरन पे कॉपर। आप खुद ही देखो, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डालें, कौन सा हम क्या बताएं? सवाल तो भी ठीक रखो ना, हम क्या बता दें इसमें। Is displaced from the copper sulfate solution. देखो ये आ गया बिल्कुल And iron फाइनली। takes its place to form iron sulfate solution, which हाँ, is अभी बताओ क्या पूछ रहे हो? हमने कॉपर सल्फेट में क्या डाला? आयरन नेल डाला, यही है ना कॉपर सल्फेट। इसमें आयरन नेल डाला तो क्या बन गया? क्या FeSO4 बन गया और कॉपर हट गया? बोलो बताओ भाई। हमने इसी में डाला था ना कॉपर सल्फेट में। इस पे कॉपर दिख रहा है कि नहीं? आप थोड़ा और करीब से देख लो, कॉपर दिखा? और सॉल्यूशन किस तरीके का बन गया? FeSO4 मालूम है ना, फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। तो 2 तक ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। यानी ये बात हमने बता दी कि पहली चीज कि ऊपर वाला मेटल नीचे को डिस्प्लेस करेगा, और दूसरा रूल क्या बताया कि लिथियम इज हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ऊपर कौन है? सो लिथियम इज मोस्ट reactive metal. It इधर तो टेबल में ही लिथियम दे रखा, तो पोटेशियम लिखा है, लिथियम पोटेशियम लिख देना अपनी टेबल के हिसाब से। It will displace all other metal from their salt solution। क्योंकि लिथियम डेंजरस होता है तो आप लोगों को दिया ही नहीं जाएगा। पोटेशियम भी डेंजरस होता है। फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सभी को ही कर देगा, ऑल अदर मेटल। अब तीसरी बात देखो, लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अपर नॉन मेटल। यानी नॉन मेटल के केस में उल्टा चलता है। ये सब नॉन मेटल भी इसी में है। तो आप ये ना देखें कि सिर्फ मेटल मेटल है, ये सब नॉन मेटल भी हैं। ये 5 नॉन मेटल हैं, है कि नहीं? सो लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अपर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बीइंग मोर रिएक्टिव। क्यों ऐसा कर देता है? क्या वह अधिक क्रियाशील है? मेरा कहने का मतलब है, अगर F2 आ जाए फ्लोरीन गैस और HCl में उसे बबल किया जाए, तो क्या फ्लोरीन बोलेगा HCl से कि आप चले जाओ और मैं अपना सॉल्यूशन बनाऊंगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और Cl2 को बाहर निकाल देगा क्या? क्योंकि फ्लोरीन नीचे है। सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। इससे क्या पता चलता है कि फ्लोरीन नीचे है ना, तो नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले को हटा दिया। फ्लोरीन डिस्प्लेसेस Cl2। ज्यादा पावरफुल एसिड है HCl। बोलो HF अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा कि H निकालेगा ही नहीं, इसीलिए तो वीक एसिड है। भाई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया उसने, अब नहीं निकालेगा इसको, कहेगा अब कहीं कुछ नहीं जाना है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग HI है। फ्लोरीन डिस्प्लेसेस Cl2 फ्रॉम HCl एज F इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। बात समझ में आई? लेकिन कहीं अगर Cl2 आ जाए और उसका मुकाबला Br से हो जाए तो क्या हो?
क्या वो Cl जो है वो Br को हटा देगा? कहेगा भाई हम बनाएंगे, आप निकल जाइए, क्योंकि Br HCl से भी ज़्यादा है। और मतलब एसिडिटी में देखा जाए तो सबसे HF से ऊपर HCl, HCl से ऊपर HBr, और HBr से ऊपर क्या है? HI ये है। इस तरीके से चलता है। उससे ऊपर H2SO4, उससे ऊपर HNO3, और इससे नीचे CH3COOH। अच्छा, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्या Cl2 मोर रिएक्टिव है देन Br2? क्योंकि इसने क्या किया, हाइड्रोब्रोमिक सोल्यूशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना दिया अपना सोल्यूशन, मेक्स इट्स ओन सोल्यूशन एंड डिस्प्लेसेस अदर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है क्लोरीन इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन, क्लोरीन द नॉन मेटल इज एट लोअर मोस्ट पोजीशन, तो हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। क्या इस रिएक्टिविटी के एक सिरे पर हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है और दूसरे सिरे पर हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है? बोलो। सो इस तरीके से कि फ्लोरीन इज at bottom, so it is most reactive non-metal। मोस्ट रिएक्टिव का मतलब है अगर फ्लोरीन के सामने HCl आ जाएं, फ्लोरीन के सामने HBr आ जाएं, फ्लोरीन के सामने HI आ जाएं, तो ये सबको हटा देगा। कहेगा मैं आई एम ए बेटर एक्सेप्टर, मैं सोल्यूशन में रहूँगा और मुझे लेने का हक है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ना कि तुम ले सकते हो। तो ये 2HF बना देगा खुद माइनस, क्योंकि अच्छा एक्सेप्टर है ना ये। और क्लोरीन से कहेगा कि मेरे होते हुए मैं अच्छा भिखारी हूँ, रंक हूँ, तो मैं लूँगा, तुम क्यों लेते हो? सो दैट इज़ 2HF, और Br2 से कहेगा आप भी हट जाइए, या 2HF I2 से कहेगा आप हट जाइए। तो बताइए सबको डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या सबसे रिएक्टिव नहीं हुआ? सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br इज मोर रिएक्टिव देन I2। और देखना है तो H2 भी ले लो। समझ में आ गई बात? रिएक्टिविटी सीरीज के नियम। तो मेटल की रिएक्टिविटी भी हमने आपको बता दी। मेटल में इन्होंने कहा है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लीस्ट कौन सा रिएक्टिव है। मोस्ट पोटेशियम है, और जैसे गोल्ड है तो लीस्ट रिएक्टिव है। ये सिर्फ मेटल देखें, नॉन मेटल हटा दें तो समझ में आई बात। सीरीज इंटरवूवन है तो इस तरीके से हम देखते हैं। सो यहाँ पर एक और बड़ी बात कही गई है, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये कहा गया है कि मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, अगर इससे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A बन जाए और मेटल B अलग हो जाए, मेटल B कोई अलग कर दे, बोले ये है ना मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, मेटल को हटा दिया, बोला मेरा बनेगा सॉल्यूशन, तो ऐसी स्थिति में प्रवीण मैं किस मेटल को ज़्यादा रिएक्टिव बोलूं? बताइए। सो A इज मोर रिएक्टिव देन B, जैसा कि प्रवीण ने हम लोगों को बताया ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 46 कहा जा रहा है वाई इज सोल्यूशन केप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सो सोडियम को क्यों रखा जाता है? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद ट्रेसेस ऑफ वाटर। ट्रेसेस का मतलब है कि पानी जो होता है एटमॉस्फेयर में, ट्रेसेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, उससे कर लेता है एंड गेट टार्निश्ड। क्या होगा? टार्निश्ड,
टार्निश का मतलब है कि ये जो है लूजेस इट्स लश्चर। कोई भी मेटल अपनी चमक खो दे तो कहते हैं वो टार्निश हो गया है, लश्चर। तो यदि उसे खुले में रख दिया जाए सोडियम को तो क्या होगा, काटते ही, चाकू से काटते ही उसकी चमक चली जाएगी। सो ये चीज़ होती है प्रेजेंट इन एयर एंड it get tarnished, and sometime accidentally if it comes in contact of water then catches fire। अगर कभी इस पे पानी लग गया, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, फ्रेशली कट सोडियम, सर एब्यूटेंट मतलब क्या एब्यूटेंट, ए, ABUTANT आवाज ठीक नहीं आ रही। सर एब्यूटेंट एबंडेंट, का पूछ रहे हैं एब्यूडेंट कुछ नहीं होता। सर, अबंडेंट होगा सर, वो अबंडेंट पूछ रहे हैं अबंडेंट का मतलब, एब्यूटेंट एब्यूडेंट कुछ नहीं होता है हमारी नज़र में। ABUTANT तो एबंडेंट है ना, आप तो ठीक तो बोले। आप केवी में नहीं है क्या? We'll go down to the column on the periodic table in group 1 and look at ये देखो, sodium. Like the lithium, the sodium is stored in a सोडियम जो है ये किस में रखा गया है, या तो पैराफिन वैक्स में है। अब अगर सोडियम को देखो फ्रेशली कट किया जाए, ये पैराफिन वैक्स में है जो पैर में हम लगाते हैं, एड़ियों में। अब देखो फ्रेश में कितनी चमक है, चाकू से काट दिया, इसकी चमक देखो कितना अंदर चमक रहा है। फिर से देखो, अभी दिखा रहा हूँ, इसका शाइन अंदर का देखो। कंडक्टर है, कंडक्टर है, देखो लाइट भी जल रही पीछे। फिर से देखो, तो दिखा रहे हैं कि इसमें अगर लाइट भी जल रही पीछे, लाइट जल रही, तो वाटर में तो आग लग जाएगी। तो ये तो हमने दिखाई दिया था कि इसमें कैचेस फायर हो जाएगी। अब देखो, यानी कि एबंडेंट का मतलब बहुतायत में, इफ एनीथिंग इज इन लॉट ऑफ क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड एबंडेंट। तो कोई भी चीज़ अगर पूछी जाए एबंडेंट है, दैट मीन्स इट इज लॉट इन क्वांटिटी। तो ये टार्निश हो जाता है। सबसे पहले अगर सोडियम को आपने एयर में रखा तो क्या ये टार्निश हो जाएगा, इसकी चमक चली जाएगी? बताओ, ये हो जाएगा। एंड फर्दर इफ इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, फर्दर इफ कम्स इन कांटेक्ट ऑफ वाटर इट कैचेस फायर। ये क्या होगा? कैचेस फायर। सो इट, ये ठीक है, और ये फायर को पकड़ लेगा, तो इस तरीके से ये खतरनाक भी है। सो इट इज केप्ट इमर्स्ड इन वाटर। तो ये हमने रिएक्शन तो दिखा दी थी ना कि हाइड्रोजन निकलता है फिर उसी में आग लग जाती है। सो इट इज केप्ट इमर्स्ड। केरोसिन ऑयल तो जानते हो ना, जो जिससे स्टोव जला जाता है, केरोसिन ऑयल पेट्रोल की तरह ही होता है, या फिर कभी कभी से पैराफिन वैक्स में भी रखते हैं। सो पैराफिन वैक्स, जो एड़ी में वैसलीन लगाई जाती है वो पैराफिन वैक्स ही। क्या पेट्रोल उड़ जाएगा अगर, तो फिर ये इससे केरोसिन नहीं उड़ता जल्दी, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो, राइट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। सो पहली चीज है कि आयरन विद स्टीम। ईशान बताओ, आयरन स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? रिएक्शन बताओ। हाँ, आपसे तो ऐसा नहीं लग रहा था, इतना ठीक है, इतना माइंड में नहीं रखना है। श्रेयान बताओ, श्रेयान बताओ।
बहुत अच्छा है। अब कुणाल बताओ। Fe2O3 plus H2। ये ठीक है। श्रेयान आप, ये सृजन बता दो। सर Fe2O3 ठीक है। अनीशा, plus H2। अनीशा सर Fe2O4। एक मिनट, यश रुको, सर Fe3O4 होगा। बीच बीच में मत बोलिए ना, जब ऐसे पूछेंगे तो फिर वो मछली बाजार हो जाती है। हाँ बोलो अनीशा। Fe3O4 प्लस H2, तो ये Fe3O4 है तो यहाँ 3 लगा दो, ये 4 है तो 4 कर दो, ये चीज़ है। तो स्टीम से अगर ये रिएक्ट करेगा तो अब यश बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ यश। सर Fe2O3 का बनता है मैग्नेटाइट, वो रस्ट होता है ना कि Fe प्लस एयर प्लस हवा में वाटर और CO2, ये तो बता दिया है ना, कितनी बार पूछोगे। XH2O ये पहले चैप्टर का है। सर ये मैग्नेटाइट के अलावा इसको और कुछ भी बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, यही है Fe3। फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड FeO होता है, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ऑक्साइड होगा। Fe2 होती है, ये इनका मिक्स्ड है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को मिला दो तभी तो Fe3O4 बना है, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये चीज़ है, ये रिएक्शन यहाँ की नहीं है, यहाँ मत लिख देना, यही है। ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ क्या, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। सो कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन करानी है। यश बताओ। बताइए। और भी कुछ होगा कि यही है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस होगी। और पोटेशियम की भी फिर बताओ। पोटेशियम की KOH प्लस H2, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, 2 2 4, तो यहाँ 2 लगा दो, ये है। यानी जब भी ये वाटर से रिएक्ट करते हैं अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। इतनी बात हो गई। इस चैप्टर का वाइवा होगा इस संडे, ठीक है। क्या? मैथ का रिटन टेस्ट भी होगा, एरिया रिलेटेड टू से। देखते हैं ऑफलाइन का क्या करना है। अभी देखते हैं, वाइवा तो होगा ही, वाइवा हम लेंगे, बाकी जैसा भी होगा अगर हम देखते हैं क्या करना है ऑफलाइन का बताएंगे आप। थर्ड देखो, जल्दी खुल जाएगी हमारी भी। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स वर टेकन एंड एडेड टू फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल, तो 4 मेटल आप ले लो। और कौन कौन से मेटल लिए हैं? A, B, C और D। बुक में बना हुआ है टेबल। ये है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने अलग अलग सोल्यूशन में डाला है। ऑफलाइन में ये है ना कि ये सील लग चुकी है बगल वाले टीचर के यहाँ, तो उनको फिर काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ी, पैसे भी काफ़ी खर्च करने पड़े, तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो जब होगा लीगल तो ही खोलेंगे। फिर कई महीनों में खुल पाया उनका आयरन सल्फेट। सो आयरन सल्फेट है, और आयरन का क्या है? 2 सल्फेट है ना, FeSO4। दूसरा क्या है? CuSO4। तीसरा क्या है? जिंक सल्फेट। और सिल्वर नाइट्रेट। वो मेन रोड पर है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, गलियों वाली तो सब कोचिंग चल रही हैं। नाउ अब FeSO4 है। हाँ, अलाउड नहीं है अभी, अलाउड होता तो खोल देते हैं।
मैं एक बार फिर पता करता हूँ, अगर आप कह रहे हैं लाउड है तो फिर पता करता हूँ। देखिए इसमें ये क्या कर रहा है, जो बी है इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो क्या बी एफ ई से ज़्यादा रिएक्टिव है? इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, तो बी क्या एफ ई से ज़्यादा रिएक्टिव है? बताओ बुक में देखकर। और जो ए है वो सी यू को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, और इन दोनों को नहीं कर पा रहा है, तो क्या ए सी यू से ज़्यादा रिएक्टिव है? और सी क्या कर रहा है? सी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, और ये भी इसके साथ तो कुछ है ही नहीं इसका। यानी ऐसा समझो कि जब ऐसे डैश लगा है तो ये समझो कि जो ए है यहाँ पर ये जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया गया, ऐसा समझो, तभी तो ऐसे डैश दिखाई गई है। ये डैश क्यों दिखाई गई है कि कॉपर को किस में डाल दिया, बताओ। और अब ऐसे में भी यहाँ डैश दिखाई गई है, और इन दोनों में एक में डिस्प्लेसमेंट, एक में नो रिएक्शन। इसमें कर दे रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, यहाँ दो जगह डॉट है। तो इन्होंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा है क्या? हैज बीन, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं कहा है, बस ऐसे ही कहा है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि इन चारों की रिएक्टिविटी तो हमें पता है, इन चारों में ऐसा कोई है जो जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है? कोई भी नहीं है ना, जिंक के साथ कोई डिस्प्लेस हो रहा है? अब क्वेश्चन समझो, ये देखो पहले इन चारों का मुझे ऑर्डर बता दो कुणाल, इन चारों में कौन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? एफ ई सी यू, जिंक सबसे रिएक्टिव है। क्या जिंक को कोई डिस्प्लेस कर पा रहा है? जिंक में तो जिंक सल्फेट को कोई नहीं कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का चार्ट है। तो वास्तव में ये जो चीज़ जो मैं यहाँ लिखा हूँ, टिक इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्रॉस का मतलब है, टिक का क्या मतलब है? डिस्प्लेस, और क्रॉस का मतलब है नो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब मुझे बताइए, आपने कह दिया जिंक को कोई नहीं कर पा रहा, जिंक से थोड़ा कम रिएक्टिव क्या है? सही बात है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम आयरन। आयरन को कोई कर पाया? कौन कर पाया? तो बी रिएक्टिव हुआ क्योंकि आयरन को कर दिया, और कोई नहीं कर पाया, बी हिम्मती है। अच्छा Fe से कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर को कोई कर पाया? कौन? बोलो। ए कर पाया, और ए अगर मान लो ए कॉपर को कर ले गया है, तो इतनी बात मैं बता दूं, जहां डैश लिखा है वहां बी भी कर लेगा। जब बी आयरन को कर ले रहा है तो क्या कॉपर को नहीं कर पाएगा? बोलो। कर लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक टिक बनाएंगे। नहीं दे रखा है तो फिल इन द ब्लैंक्स है, नहीं दे रखा है तो उसको करना, उसको हम फिल करेंगे कि बाकी के लिए जो इसको कर ले रहा है वो इसको भी कर लेगा। दोनों को कर लेगा कि नहीं, बताओ। अच्छा अब आगे की बात देखो कि ऐसा कोई है जो अब, हाँ वो सिल्वर को भी करेगा, इसको भी टिक करो, इसको भी कर लेगा। अच्छा जो अब ये देखो बी ने क्या किया, जो आयरन को कर लेगा क्या भाई? अगर जो सबसे पहले देखो ना, आयरन को कर रहा है, आयरन को जो कर लेगा वो कॉपर को नहीं कर पाएगा, उससे कमजोर वाले को। और क्या उससे कमजोर वाले को नहीं कर पाएगा? सिल्वर को। अब ए का देखते हैं ना, ए ने कॉपर को किया तो ए उसको करेगा, सिल्वर को करेगा कि नहीं? उससे कमजोर वाले को कर लेगा। अच्छा अब सी के बारे में देखो, जो सिल्वर को कर रहा है क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रीवियस वाले को करेगा? नहीं कर सकते। अच्छा डी तो किसी को भी नहीं कर रहा है ना। तो अब मैं ए के बाद किसे लिखूं? नहीं बी के में तो हमने ये डिग्री तीनों को कर लिया है। सी को लिखो क्योंकि सी कम से कम सिल्वर को तो कर रहा है, और कौन ऐसा जो किसी को नहीं कर रहा है? वो जरूर गोल्ड होगा जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। तो डी, तो इससे पता चलता है कि बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आंसर पढ़ो कि
इन द टेबल फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है बताओ? सर ऑप्शन सर बी। बी मोस्ट रिएक्टिव है, बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अच्छा, अब दूसरा देखो, सेकंड कह रहा है कि विच वुड यू व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सोडियम ऑफ कॉपर सल्फेट। पूछ लिया उसने सवाल, जो मैं ग्रीन बना रहा था वही पूछ लिया। कह रहा है यदि बी को कॉपर सल्फेट में डाला जाए तो क्या करेगा, जबकि उसने बता दिया कि FeSO4 को कर दे रहा है। बोलो श्रेयान। सर डिस्प्लेस करेगा। वेरी गुड। सो क्या ऑब्जर्व होगा? बी विल, सेंटेंस बोलो जरा श्रेयान। डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बहुत अच्छा। बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। ओके, नाउ तीसरी बात पूछी जा रही है, अरेंज द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो क्या यही आंसर हो गया कि BACD इट इज रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, है ना? हो गए चारों मेटल अरेंज हो गए कि चारों इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड now which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? आयुष, ये मुझे बताओ कि अगर कोई एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल का पहले तो नाम बताओ, तब तो हम सवाल पूछेंगे। एक्टिव मेटल में डाइल्यूट HCl डाला गया है। सर एक्टिव मेटल से कोई भी एक नाम बता दो। सर आयरन। सही बताया। चलो अब आप कौन बना, हाँ कुणाल बताओ, एक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम एंड सोडियम। चलो पोटेशियम, बहुत अच्छी बात कही कि पोटेशियम सोडियम, दैट इज लीना केरब CH4, लीना के रब CH4, ठीक है कि नहीं? ये जो चीज़ है इनको डाइल्यूट HCl के साथ डाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आगे पूछा जा रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो एक्टिव मेटल इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्या क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा? क्लोराइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है कि नहीं? तो हाइड्रोजन गैस बना देगा। सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। कोई ये थोड़ी कि पहले से पढ़ के आया है सब लोग माँ के पेट से कि हमें एक्टिव मेटल के यहीं पे पढ़ना है, जो हम बता रहे हैं उसे याद करो, नहीं तो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाओगे। योर जो एज है ना, कटिंग एज, वो ब्लंट होती जाएगी, फिर चार आदमी के बीच उठने बैठने के काबिल नहीं रहोगे। सो H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्टिव मेटल। सर एक्टिव मेटल में FR भी आएगा क्या? फ्रांशियम भी आएगा। फ्रांशियम आजकल जो है बहुत जरा सा है, 1 ग्राम के नैनोग्राम तक, यानी 1 बिलियंथ पार्ट तक ही निकाला जा सका। इसलिए फ्रांशियम की कोई विशेष केमिस्ट्री नहीं है, फ्रांशियम का ज़्यादा कहीं पर रोल नहीं रहता है। व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, समझ में आ गई बात? डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा तो ये होगा। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, राइट ए केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। आयुष, ये बताओ कि आयरन की अगर H2SO4 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हुई तो क्या रिएक्शन होगी? सर FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को अगर हम बंद करें इसके बबल को तो कैसा साउंड आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। अगर जिंक को मैं Zn को आयरन सल्फेट में डाल दें तो प्रवीण क्या रिएक्शन होगी और क्या कलर चेंज होगा?
और इतना ठीक है। अमित बताओ, अमित now it will be Fe, so what will be the color change? ये ग्रीन सोल्यूशन है, ये कलरलेस में हो जाएगा, ये कलरलेस है। तो इस तरीके से पूछा भी गया कि क्या होगा, तो जिंक विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जिंक विल डिस्प्लेस, जो जस्ता है वो लोहे को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट से उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। नाउ अब जरा देखें, कल आपकी मॉर्निंग की क्लास 7:15 पे होगी एक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो जो सुबह की क्लास होगी वो मैथ की होगी। कल सुबह की जो एक्स्ट्रा क्लास होगी वो मैथ की होगी। क्या रक्षाबंधन में तो नहीं, हम क्या करोगे, शाम को भी कहीं जाते हो क्या? कर लो, 2 ही क्लास तो करनी है। हाँ, तो उसमें छुट्टी क्यों मांग रहे हो, कोई ज़्यादा तो करवा नहीं रहे हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो अब ज़रा देखो कि नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ही लीबे बकनॉफ, नीना मग आलसी, पीएस कलर केका, दैट इज हा ही। फिर क्या होगा, ली बे बक नॉफ नी ना मग आल सी पी एस कलर के का। ये पहले 20 एलिमेंट हैं, हा ही लीबे बक नॉफ नीना मग आल सी पी एस है। ये पहले 20 एलिमेंट हैं। पी एस कलर के का, ये पहले 20 हैं। इसके आगे स्कटी विक्रम न फेंको नी कूजन, अगले 10 वो हैं। हमें आगे से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें यहीं तक देखना है। कभी भी यहाँ पर आप देखो तो इनमें किस तरीके से प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है। अच्छा, ये सब क्या है बताओ? दैट इज नोबल गैसेस। फिर ये क्या है, ये वाली FCl-Bri, फूटे कुल्हड़ बरात आई, ये क्या है? हेलोजेंस। ये क्या कहलाते हैं? हेलोजेंस, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मिंग है। हेलोस का मतलब है कि जो सॉल्ट फॉर्मिंग हो, सॉल्ट जनरेटर। सो क्या NaCl इसी का बनता है? ज़्यादातर समुद्र में इसी के साल्ट होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं बताओ? लीना के को क्या कहते हैं? अभी बताया है आयुष ने, बताओ भाई। ये तो बता ही नहीं रहे, कौन बता रहा है? मेटल, एक्टिव मेटल। अभी सुना करो जब बच्चे बताते हैं।
ये क्या है? BeMCa, बताओ। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स तो ये भी हैं, और अर्थ अच्छा बताया लेकिन आपने, मेटल्स। और ये O और S क्या हैं? कैल्कोजेंस, इनको क्या कहते हैं? कैल्कोस का मतलब क्या होता है? क्या ओर? और फॉर्मिंग, क्या इन्हीं के सारे ओर मिलते हैं? जमीन के अंदर जब खुदाई करते हो तो सारे ओर क्या होते हैं? आयरन के ओर, एल्यूमिनियम के ओर, क्या उनके सब ऑक्साइड या सल्फाइड ही मिलते हैं? तो इसलिए ये हुए कैल्कोजेंस। और ये N और P क्या हुए? ये वाली सीरीज निक्टोजेंस, बोलो। निक्टोजेंस का मतलब है कि सफोकेटिंग, सफोकेटिंग। निक्टोजेंस का क्या मतलब होता है? सफोकेटिंग गैसेस। अगर मान लो हवा में सिर्फ नाइट्रोजन हो तो क्या सांस ले पाओगे? या फास्फोरस हो तो जान चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ और जरा पेज नंबर निकालो, पेज नंबर निकालो 86 पेज निकाल लिया आपने? बताओ। 86 पेज में जो पहला ग्रुप है वो किसका है? एल्कली मेटल्स। यानी आपका जो पहला ग्रुप है दैट इज ऑफ एल्कली मेटल। तो उस ग्रुप में कौन कौन सदस्य आते हैं? हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन अलग से लिखा है एक बॉक्स में। तो ग्रुप 1 में कौन आया? बताइए। क्या लीना केरब CH4? लीना केरब CH4 ये पानी में आग लगाने वाले मेटल हैं क्या? लीना केरब CH4। और ग्रुप 2 में कौन मेटल है? क्या वो बेमग का सर 12? ये है जो सबसे पहले हैं वो एक्टिव मेटल्स हैं या एल्कली मेटल। एल्कली का मतलब जो वाटर में OH आयन रिलीज करें। तो ये हैं एक्टिव मेटल्स। अभी लिख देता हूँ फिर से, मैंने लिखा है पर फिर से लिख देता हूँ। और ये कौन से बताए आपने? एल्कली। क्या जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एल्कली नहीं हैं? क्योंकि तभी तो अभी श्रेयान ने बताया था K+ वाटर इज KOH। अगर ना होते तो OH देते। बेमग का सर 12। अच्छा ग्रुप 17 में आ जाओ। क्या फूटे कुल्हड़ बारात आई? ये कौन है? लो बहुत अच्छा। हेलोजन का मतलब बताओ अगर इतना ही जानते हो प्रांजल। अच्छा बताया आपने, पकड़ लेते हो बात को। तो फिर अभी बने रहना हमारे साथ। सॉल्ट फॉर्मिंग। फिर अगर ऐसी बात जानते हो तो ग्रुप 16 ओ ससी टीपो क्या है? ओ ससी टीपो ये क्या है? बोलो श्रेयान। कुणाल ने बताया था ना, क्या है ये? ये ठीक बताया इन्होंने, स्टीजन ने। कैल्कोजेंस। ये मतलब क्या है लेकिन इसका? बोलो। जिनके ओर बनते हैं। अच्छा ग्रुप 15 देखो, यानी ना पी आस सब BI। अभी इसमें ना पी आस सब BI ये कौन है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। निक्टोजेंस का मतलब क्या है? सफोकेटिंग। अच्छा
ये बताओ, अभी समझा रहे हैं, अभी इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, अभी तो मैं लिखा रहा हूँ इसकी, दैट इज निमोनिक्स, यानी याद करने की ट्रिक। तभी तो हम आगे की बात कर पाएंगे। ग्रुप 18 देखो, क्या वो हीनियर कर्जेरान है? बोलो, हीनियर कर्जेरान वो हैं क्या? हीनियर कर जेरॉन नोबल गैसेस, तो ये नोबल गैसेस ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, ये मोनोएटॉमिक है। अच्छा, अब हम वापस आ जाएं, यहाँ तक तो आपने लिख दिया नोबल गैसेस है, तो जरा थोड़ा सा वापस आओ जहाँ पे आप थे, फिर से वापस आओ। इसका मतलब है चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं, बुक में सब प्रॉपरली पोजीशन पे दी हैं। ये देखो, एक अभी मैंने बताया था आपको, हा ही, ली, बे, बक, नौफ और नीना। एक बात बताओ, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन हैं ये बताओ? 9 है। अच्छा, 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 9 हुए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। अरे 9 का हिसाब दो, कितने का दे रहे हो? 11 का बोलो, 2 7 बोलो ना। अच्छा, नियॉन का बताओ। 2 8। तो जो नोबेल गैस के पहले वाला है वो क्या करेगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा? यानी जो फ्लोरीन है, क्या ये फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले और F माइनस बना दे, तो मुझे बताओ, अभी ये 2 7 है और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? क्या ये नियरेस्ट नोबेल गैस का हुआ? बोलो। नियॉन, इसने अपने जो सबसे पास है, इसके पास में ये है कि ये, तो इसने एक लेके इसकी जैसे नकल कर ली। लेकिन ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितना होता है? 2 6। ये क्या करे? इसके भी नियरेस्ट तो यही है। ये बताओ अपना कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें, बताओ सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अच्छी बात है। अच्छा, अभी इसका 2 6 था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? 2 8 हुआ ना, 2 ले लिया ना इसने भाई। उसकी आउटर ऑर्बिट में क्या आ गया? पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 1 2 3 4 5 6। इसने 2 और ले लिए क्या बताओ? तो अब इसने 2 बाहर से ले लिए, तो अब कितने हो गए? 2 8 हुए। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? क्या ये भी नियॉन का है? फिर नाइट्रोजन का क्या हुआ? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो ये क्या करे बताओ? यश बताओ, आप क्या करिए? 3 ले लें। तो आपका क्या ये कहने का मतलब है कि जो उसके लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ले करके, जो उसके बिफोर हैं वो इलेक्ट्रॉन ले करके अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं, जो बाद वाले हैं वो दे करके? भाई आप ये देखो ना, नीना 2 8 1, वो कैसे करे 2 8? नीना मग का 12 है, ये कैसे करे? और आलसी एल्यूमिनियम कैसे करे? यही चीज़ नीचे लिस्ट में लिखी हुई है। अब जैसे अभी आपने पहले जो हमें ये बताया, इसको लिख लें कि जो नाइट्रोजन है वो क्या करे। सो 2 5 है, ये 3 लेके कर लें। सो N3 माइनस, और क्या इसका भी नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर हो गया, नियॉन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम कैसे कर सकता है? प्रांजल बताओ,
सोडियम को नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर करना है जबकि इसका 281 है, कैसे करें? सर 1 देखें। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? कुछ तो लिखूं, क्या लिख दूं बताओ? सर Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चेक करके बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या लिखूं? सर 28 अब इसका स्ट्रक्चर किसके बराबर हो गया? सर नियॉन नोबल गैस। स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन। अच्छा अभी Mg का बताओ 282 में। Mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हटा दो यहाँ से। सो ये किसका हो गया? नियॉन का हो गया। अब Al का, हाँ सर Al 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो क्या पूछते हो? किसका? ये देखो ये चीज हो गई, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इनका कहने का मतलब है कि हा ही ली बे बक नॉफ और नी, इन्होंने बोल दिया कि ये तो 3, ये 2 ले ले, ये 1 ले ले, ये 3 ले ले, लेकिन कार्बन क्या करे? कार्बन शेयरिंग करे। 4 इलेक्ट्रॉन कोई ना देता है ना कोई लेता है। अच्छा नी ना मग आल तक की बात होगी। फिर कह रहे हैं सिलिकॉन क्या करे? ये तो 284 है, तो 4 इसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग सिलिकॉन से कर ले, सर कार्बन से कर ले। कर ले किसी से। ये आल सी पी एस कल अर के का। अभी देखो कुछ चीज़ें हमें पूछनी है, हमने अस्मित से कुछ नहीं पूछा है। अस्मित बताओ फॉस्फोरस का यहाँ क्या लिखूं? सर मैं बताऊं? सीजन बताओ। सर 15 होता है सर, तो 15 सर है। सर कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा क्या? हाँ हाँ बोलो। सर 285 हो जाएगा। 285 हुआ। अब सीजन आगे बताइए क्या करवाऊँ इसके साथ? सर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो चलिए मैंने इसको P3 माइनस दे दिया। फास्फाइड आयन है, इसका नाम क्या है? फॉस सर 288 हो जाएगा आर्गन की तरह। किस आर्गन? ये ठीक है 288, दैट इज ये कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। ओके नाउ अब मैं पोटेशियम का देखना चाहता हूं। तो कुणाल अब आप बताइए इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? पोटेशियम का देखो कौन है नोबल गैस इसके आसपास वाला? चलो आर्गन है, और ये भी आर्गन था, इसके पास भी आर्गन था, तो इसने 3 दिया, 3 स्टेप दूरी पर था, इससे ये 1 स्टेप दूरी पर है। तो कुणाल बताओ क्या करे, इसका क्या कन्फिग्रेशन है, अब आगे का क्या काम होगा बताओ सारा। सर 2881। 2881। अब बताइए। सर ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा। फिर सर K प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। फिर सर 288। इसका भी यही हो गया। कैल्शियम का बताइए। सर 288 और 282। क्योंकि ये 20 है, ये 19 है, ये भी अपने बगल के नोबल गैस पे आएगा। 2 प्लस हो जाएगा। तो Ca2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और 288 हो गया। नाउ अब इसके बाद ईशान सल्फर का बताओ। ईशान, श्रेयान आप बताइए। हाँ बोलो ईशान। हाँ सर अच्छा कॉन्फ़िगरेशन सर 16 सर पहले 2 सर 8 सर 6 सर यहाँ पे Ca2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ना, सर 2 माइनस 2 लेगा तो 2 इधर लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन, और S2- तो 288। ये किसका कन्फिग्रेशन है?
आर्गन। नाउ क्लोरीन के बारे में अनीशा बताइए। अनीशा, ठीक है, बताओ सृजन। तो क्लोरीन का हो जाएगा सर 287। तो अब ये क्या करेगा? सर एक इलेक्ट्रॉन सर ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये Cl माइनस बनाएगा, तो 288 ये भी चीज़ हो गया। अब एक बहुत इसमें फ्लैट रूल क्या पता चल गया है कि ऑल मेटल्स या नॉन मेटल, ठीक है, तो मेटल क्या करता है कि ऑल मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं किस वजह से? टू अटेन नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मेटल क्या करते हैं बताओ, क्या डोनेट करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ऑल नॉन मेटल क्या करेंगे? रिसीव इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी नॉन मेटल रिसीव करते हैं। बाकी जहाँ तक रही बात कि हाइड्रोजन, हीलियम, ही, लीबे, बक, नॉफ, नीना, मग, आल, सी, पी, एस, कल, अल, के, का, तो इन सभी में हम लाइन से लिख लेंगे कि कितने प्रोटॉन हैं और ये भी लिख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों तो लिख लेंगे। तो इसमें 1 2 3 बोलो। शुरुआत के 20 याद करना है। अब अगली जब चैप्टर आएगा सब करा देंगे, अभी थोड़ा सा आपको कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कोबाल्ट का 16 17 18 19 20 वो बता रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं। अभी स्कटी विक्रम न फेंको निकूजन, दैट इज स्कटी विक्रमन न फेंको, इसका आ जाएगा 27, अभी बताऊंगा। तो 1 2 लेकिन सर ये 288 वाला रूल तो सर कुछ स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन के लिए रहता है ना? अभी बता रहा हूँ। (16, 17, 18, 19, 20) ये क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देख लिए? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, बोलो सही है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन। अब लिखो KLMN। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन KLMN इसी में तो जाएगा, KLMN में बताओ। KLMN अंदर वाली K, फिर L, फिर M और फिर N, बोलो बात सही है? KLMN 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 3, ठीक है? समझ में आई बात? 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 और फिर 2 8 8 2, ये चीज़ है। समझ में आ गया? 2 8 8 2 2 8 8 और 2, ये 2 8 8 1 हो गया और ये 2 8 8 2, ठीक है? ये यानी इतना है लास्ट तक। तो
बाकी इसके आगे जो भी होगा वो हम करा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके हाँ 7:15 पे। 7:15 7 o'clock होगी। 7:15